हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सतीश, आपका एसएसटी का एजुकेटर। वेलकम टू एडोस्फियर। जाएंगे सब्जेक्ट के कोर में, नंबर लाएंगे हाईएस्ट स्कोर में। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा अ, कि कैसे जो फ्रांस के किंग हैं लुइस द 16th, वो 20 की उम्र में राजा बनते हैं। उनकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस क्वीन मैरी एंटोइनेट से होती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है फ्रांस में वॉर की वजह से। और लोन, फ्रांस का जो 10% लोन इंटरेस्ट की वजह से जो वर्साइल्स का मेंटेनेंस था उसकी वजह से, और ब्रिटेन की हेल्प करने की वजह से हैवी टैक्सेस थे लोगों पे। और टैक्सेस दो टाइप के होते थे, टाइथ और टाइल। टाइथ टाइल जो वो डायरेक्ट टैक्स होता था स्टेट को, या और जो टाइल होता था वो चर्च को टैक्स होता था 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड, है ना। और सोशल स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या था, 3 स्टेट में लोग डिवाइड थे। फर्स्ट स्टेट यानी कि क्लर्क, सेकेंड स्टेट यानी कि नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट यानी कि कॉमन पीपल। ऐसा कुछ सिस्टम था वहाँ पे। पॉपुलेशन बढ़ जाती है, 5 मिलियन इंक्रीज कर जाती है 15 से 1789 तक। और ये चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फूड की शॉर्टेज होती हैं, कम वेजेस होते हैं लोगों के, और ड्रॉट्स पड़ जाते हैं, हिल स्टॉर्म्स आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें लोगों के एंगर को बढ़ा देती हैं, जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ठीक है। मिडिल क्लास का ग्रो होना, जो मिडिल क्लास कॉमन पीपल थे उनमें कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोगों के पास पैसे आते हैं, और फिलोसफर्स का इन्फ्लुएंस जैसे कि जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रॉस्यू। अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है फ्रांस के ऊपर, है ना। और फिर उसके बाद रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हमने पढ़ा था, जो कि दूसरा पार्ट है हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से। टैक्सेस का, किंग का टैक्सेस को बढ़ाना। जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी वो आखिरी बार 1614 में बुलाई गई थी, और फिर अब 5 मई और 1789 को बुलाई जा रही थी। इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट जनरल की मीटिंग का, जिसमें कि फर्स्ट स्टेट यानी कि क्लर्की के 300 मेंबर्स, सेकेंड स्टेट यानी कि नोबिलिटी के 300 मेंबर्स, और थर्ड स्टेट यानी कि कॉमन पीपल के 300 मेंबर्स आते थे। 600 मेंबर्स आते थे कॉमन, थर्ड स्टेट यानी कि कॉमन पीपल के। ठीक है। और ये लोग बैठते नहीं थे, ये लोग पीछे खड़े रहा करते थे। वोटिंग डिस्प्यूट क्या था, पहले क्या सिस्टम था कि एक स्टेट का एक वोट हुआ करता था, लेकिन जो कॉमन पीपल हैं उनकी डिमांड ये थी कि इसको चेंज करके किया जाए 1 पर्सन 1 वोट, है ना। जो कि किंग नहीं मानता है, जिसके कारण जो है लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। और जो फ्रांस में मतलब 14 जुलाई 1789 को जो चीज़ें होनी थी वो चीज़ें होती हैं। टेनिस कोर्ट में लोग जो ओथ लेते हैं वो पहली ओथ थी कि वो खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं, और दूसरा वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट करते। कुछ ऐसा सीन था। और बहुत तगड़ी भीषण ठंडी पड़ रही थी, इसके बावजूद जो है लोगों के पास खाने के लिए पैसा, मतलब ब्रेड नहीं थे, ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। ये सारी सिचुएशंस थी। और फिर आता है वो दिन 14 जुलाई 1789, बास्टील का स्टॉर्मिंग। और इसके बाद जो किंग है वो एक्सेप्ट कर लेता है जो नेशनल असेंबली के जो मतलब जो उन्होंने रखा था, जो फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया जाता है, टैक्सेस जो टाइथ टैक्स है उसको एबॉलिश किया जाता है, और प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ इसको एबॉलिश किया जाता है। ठीक है। और फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। वोटिंग सिस्टम क्या था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद वोटिंग सिस्टम में एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स हुआ करते थे। एक्टिव सिटीजन्स यानी कि वो लोग जो 25 साल से ऊपर है, या फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे हैं, वो एक्टिव सिटीजन्स हैं और वो वोट दे सकते हैं। पैसिव सिटीजन्स वुमेन, चिल्ड्रन, और जो गरीब लोग हैं जो कि टैक्स नहीं भरते थे, ठीक है, ये वोट नहीं दे सकते थे। हमने ये पढ़ा था, और उसके बाद हमने कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स पढ़े थे। तो इसी के बाद से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास में। वंस अगेन गाइस, वेलकम टू एडुस्फीयर। जाएंगे सब्जेक्ट के कोर में, नंबर लाएंगे हाईएस्ट स्कोर में। तो आज हम जनरली कवर करने वाले हैं बेटा, हमारा तीसरा टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। मतलब फ्रांस जो है मोनार्की को अब टोटली बैन कर देता है या खत्म कर देता है, और वो रिपब्लिक बन जाता है फाइनली। फिर चौथा टॉपिक, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। वुमेन, देखो, किसी भी सोसाइटी में वुमेन्स का भी कोई ना कोई रोल होता है, कोई ना कोई रोल प्ले करती हैं वो भी।
तो क्या यहाँ पे मतलब उन्होंने भी रेवोल्यूशन में मतलब अपना रोल कुछ प्ले किया, या उन्हें क्या बेनिफिट्स मिले, इनके बारे में हम जानेंगे। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी बेटा ओल्ड रजीम मतलब जो पहले के सारे सिस्टम थे उसमें स्लेवरी थी, तो उसको एबॉलिश किया जाता है। और रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। अब रेवोल्यूशन और उसके बाद की रोजमर्रा की जिंदगी क्या होती है, ठीक है, इसको हम जानेंगे। तो आते हैं हम फ्रांस एबोलिशस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब देखो यहाँ पे फ्रांस में टेंशन बढ़ी हुई है, ठीक है। फ्रांस में जो है वो टेंशन बढ़ी हुई है। जो किंग है वो उसने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया है, लेकिन अब वो सेक्रेटरी जो मतलब बहुत गुप्त रूप से सेक्रेटरी जो है वो प्रशिया के किंग और ऑस्ट्रिया के किंग से बात कर रहा है। मतलब जो किंग है लुइस 16, वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन तो उसने साइन कर दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो सेक्रेटरी अभी भी, ठीक है, और जो है प्रेसिया और ऑस्ट्रिया के किंग से। किंग से बात करता है। ये बात इसलिए करता है क्योंकि ये दोबारा जो है मोनार्की को वापस पावर में ला सके, और जो नेशनल असेंबली है उसको हटा सके। और जो प्रेसिया और ऑस्ट्रिया के किंग थे, इनको भी ये डर था कि कहीं इसको देख के हमारी भी कंट्री में प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यानी कि जो है लुई 16 का जो ससुराल था, जहाँ की मैरी मैरी एंटोनेट थी, ठीक है। यहाँ के जो राजा हैं ये भी सोचते हैं कि कहीं फ्रांस को देख के हमारे यहाँ भी लोग भड़क ना जाएं या रेवोल्यूशन ना करने लगे और मोनार्की का अपोज करने लगे, यहाँ पे भी रिपब्लिक की मांग करने लगे। तो वो जो है किंग लुइस के सपोर्ट में आते हैं। लेकिन फिर सीन क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज फियर्ड दैट द रेवोल्यूशन एंड प्लान टू स्टॉप इट। अब वही नेबरिंग कंट्रीज ऑस्ट्रिया और जो है प्रशिया, ये भी रेवोल्यूशन से डरे होते हैं, और मतलब प्लानिंग बनाते हैं ये तीनों, जैसे लुई 16 किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ रशिया, किंग ऑफ ऑस्ट्रिया, कि इसको कैसे भी रोकते हैं। अब ये बात ये लोग मतलब एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ये लोग इस प्लान को कर पाते कि ये बात जो है नेशनल असेंबली को पता चल जाती है, ठीक है। तो अब जो है वॉर की शुरुआत हो जाती है। अब ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं थी। अब ये जो वॉर शुरू होती है, ये जो मतलब अब वॉर शुरू होती है वो जनरली मतलब ऐसा नहीं था कि दो लोगों के बीच में थी। अब ये वॉर किंग मतलब मोनार्की और कॉमन पीपल के खिलाफ बीच में थी। मतलब ये बेटा बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था, है ना। ये जो है मैं आपको बताता हूँ। नाउ द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड। अब जो है ये जो वॉर हो रही थी ना, वॉर बिटवीन मोनार्की एंड कॉमन पीपल, अब ये इन लोगों के बीच में वॉर हो रही थी। हम देखते हैं आगे। मेनी वॉलंटियर्स ज्वाइंट आर्मी एंड डिफेंड द रेवोल्यूशन। अब बहुत सारे कॉमन पीपल के, कॉमन ग्रुप के लोग, थर्ड स्टेट के लोग आर्मी को ज्वाइन करते हैं, मतलब जो कॉमन पीपल्स की आर्मी थी इनसे लड़ने के लिए, और रेवोल्यूशन में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। दे संग मैर्सलीज विच लेटर बिकम फ्रांस नेशनल एंथम। अब देखो बेटा, जब कोई वॉर होती है या कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें जो सॉन्ग होता है ना वो बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। वो लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों के अंदर आशा भरता है, लोगों को आत्मबल देता है, आत्मविश्वास देता है। अब जैसे ये क्या गाना है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये तो मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही एक सॉन्ग दिया गया, मर्सलीज, जो कि कॉमन पीपल्स के द्वारा दिया गया, और जो कि अब प्रेजेंट टाइम में फ्रांस का ये नेशनल एंथम है। तो ये सॉन्ग दिया गया था कॉमन पीपल को जब वो फाइट कर रहे थे वॉर में ऑस्ट्रिया और प्रशिया से। तो ये उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप कह सकते हो कि ये सॉन्ग लिखा गया था, है ना। स्ट्रगल्स ड्यूरिंग वॉर। अब देखो वॉर होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी,
मतलब आप जहाँ आपके फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, जो लड़ रहे हैं भाई, ट्रूप्स जो लड़ने के है ना, वॉर लेड लूजेस एंड लॉसेस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब वॉर की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने लगी, जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी उसको भी दिक्कतें आने लगी जो है। और देखो नेशनल असेंबली बन तो गई थी, लेकिन फ्रांस की ट्रेजरी भाई अभी भी खाली ही थी ना, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और आने लगी, मतलब आर्थिक तंगी फ्रांस में बढ़ने लगी। वुमेन हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज एज मेन फॉट एट द फ्रंट। अब जो है जनरली क्या होता है कि मेंस अपनी फैमिली का टेक केयर करते हैं, मतलब जो जितने भी नीड्स होती हैं वो सारी पूरे करते हैं। लेकिन अब क्या था, अब यहाँ पे एक दिक्कत और आ जाती है कि वुमेन्स को ये सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और वुमेन्स को मतलब अपनी फैमिली का केयर करना पड़ता है, अपने बच्चों का पालन पोषण, खाने की जिम्मेदारी, पीने की जिम्मेदारी, और पैसे की जिम्मेदारी, राशन की जिम्मेदारी, ये सारी चीजें। जहाँ लाइंस में लगना पड़ता था ब्रेड के लिए, है ना। और स्ट्रगल ड्यूरिंग वॉर, ये बेटा हमने कवर कर लिया है इसको, जस्ट कट इट। ओके बेटा बेटा। भाई एडिटर मेरा ना सस्ते नशे फूक के आता है ना, उसको बोलता हूँ थोड़ी महंगे नशे किया करे। देख रहे हो, दो दो बार सेम टॉपिक। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब राइज ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे वॉर्स हो रहे थे, अब कोई वॉर होती है या कुछ भी होता है, तो जो कॉमन लोग हैं वो भी बातचीत करना चालू करते हैं, किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। तो राइट, तो यहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब गठन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज कई सारी बनती है, और इसमें से एक जो मेजर पार्टी थी वो थी जैकोबिन क्लब। मतलब वही क्लब पार्टी, उसको तब कह सकते हो क्लब बोला जाता था, है ना। लोग बैठ के, एक विचारधारा के लोग बैठ के किसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बनी। मेनी पीपल फेल्ट दैट रेवोल्यूशन नीड टू गो फर्दर। बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया कि रेवोल्यूशन अभी और चलना चाहिए, अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं आया, अभी फ्रांस पूरी तरह से रिपब्लिक बना नहीं है, अभी तो ये बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हम तो अभी राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा फील किया कि अभी भी मतलब रेवोल्यूशन कैरी ऑन होना चाहिए, चल मतलब रेवोल्यूशन रुकना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म टू डिस्कस एंड टेक एक्शंस। अब देखो पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हुए, तो मतलब अपने थॉट्स को, लोगों को थॉट्स को डिस्कस करने के लिए, है ना, और उन थॉट्स पे एक्शन लेने के लिए। ओके। इन सारी चीज़ों के लिए जो है पॉलिटिकल क्लब्स बनते हैं, बहुत सारे क्लब्स बनते हैं, और इसमें जो एक मेजर क्लब बनता है वो होता है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब बेटा कॉमन पीपल का क्लब होता है ना। ये एकदम मतलब समझो कॉमन पीपल मतलब थर्ड क्लास के जो एकदम कॉमन लोग थे, है ना, उनका क्लब होता है, और जिसको मतलब लेड करता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना। ये इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि इसने ये तो मतलब लेट तो किया जैकोबिन क्लब को, लेकिन जब इसका रूल आया तो भी कुछ ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा वो फ्रांस के लिए। ठीक है। जैकोबिन्स एंड सैन क्लॉटेस। हम जैकोबिन्स को ही बेटा सैन क्लॉटेस बोलते थे। जो जैकोबिन्स थे जनरली, वो उसमें छोटे शॉपकीपर्स, दुकानदार, आर्टिशियंस, वर्कर्स, ये लोग आते थे। ठीक है। और दे वर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। वो जैसे जो मतलब अमीर लोग थे, उनका जो ट्रेंड था वो था कि वो नी ब्रीचेस पहनते थे, मतलब वो फैशन ट्रेंड था। ये खुद को उनसे अलग दिखाना चाहते थे, जो जैकोबिन क्लब के लोग थे या सैंस क्लोटेस थे। ये उनको खुद को मतलब जो है नोबेल से, या जो लोग फैशन क्लॉथ्स पहनते हैं उनसे अलग दिखाना चाहते थे। तो इन्होंने स्ट्रिप ट्राउजर पहनना चालू किया, स्ट्रिप ट्राउजर, और जो है एक लाल टोपी पहनना चालू किया, रेड कैप। ये देखो, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने करना चालू की। और अनलाइक नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस, दे वर कॉल्ड सैन क्लोटेस, मीनिंग विदाउट नी ब्रीचेस। सैन क्लोटेस का मतलब ये आप अगर पूछता है एग्जाम में आता है, वैसे जनरली ये तो आएगा नहीं, खैर अगर आता है तो आप लिख सकते हो कि विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब जो भी होता है भाई। दे वर ऑल्सो वोर रेड कैप्स, ए सिंबल ऑफ लिबर्टी, बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू डू। अब ये जो सारे लोग थे ये लाल टोपी पहनते थे खुद को उनसे अलग दिखाने के लिए। हम बाद में देखेंगे कि ये जो लाल टोपी का मतलब है, ये बाद में ऐसा हो जाता है कि जो ये पहनते हैं वो फिर स्लेवरी से फ्री हो जाते हैं। ठीक है।
और बट लेकिन वुमेन्स को ऐसा करना अलाउड नहीं था। मतलब देखो सारी चीजें हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, रेवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन अभी भी वुमेन्स के फेवर में चीजें नहीं जा रही हैं। मतलब जो वुमेन्स हैं अभी भी वो चेंजेस से बॉयकॉटेड है। मतलब वुमेन्स की अभी भी वही लाइफ है, आप ये कह सकते हो। अटैक ऑन किंग जो 10 अगस्त 1792 का टाइम है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन जो है जो हमारे लुइस भैया हैं, लेजी भैया, लेजी 16 जी, उन पे जो है जो एंग्री पर्सन से लेड बाय जेकोबिन स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। अब देखो बेटा वहां पे सीन क्या जनरेट होता है। पहले से ही फ्रांस में जो है भुखमरी चल रही थी। मतलब जो है हाई प्राइसेस थे, हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। उसके बाद फिर जो है जो किंग का ये डिसीजन मतलब लेना कि किंग का ऑस्ट्रिया और प्रशिया के किंग के साथ बात करना कि ये मतलब जो है नेशनल असेंबली को हटाना। तो किंग्स एंटी रेवोल्यूशन थॉट और फिर हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड थे, किंग का जो है एंटी रेवोल्यूशन थॉट था। ये सारी चीजें जो मतलब कॉमन पीपल थे उनके अंदर और गुस्सा बढ़ाती हैं और आग भड़काती हैं, और ये लोग जो है पैलेस ऑफ टिलरीज यहाँ पे जाते हैं और इसको ध्वस्त कर देते हैं, इसको मतलब मिटा देते हैं, और इसका जो कमांडर था उसको मार देते हैं, ठीक है। और किंग्स गार्ड वर किल्ड एंड द किंग वाज टेकन हॉस्टेज, और राजा को मतलब लुई 16 को यहाँ पे बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। और द असेंबली लेटर इम्प्रेजेंट द रॉयल फैमिली, और बाद में जो रॉयल फैमिली है मतलब जो किंग था और किंग लेजी 16 लेट द मीट की वाली मेम साहब, इन लोग को बंद मतलब अब इम्प्रेजन कर दिया जाता है, मतलब जेल में डाल दिया जाता है। फिर बाद में बेटा ऐसा होता है कि जो जज होते हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं और इन लोग को गिल्टी पाते हैं और इन लोग को गिलोटिन हो जाती है। हम देखते हैं आगे क्या होता है। गिलोटिन, एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16 एंड मैरी एंटोनेट। अब जो किंग लुइस 16 थे बेटा, गिलोटिन शायद से नहीं होती है ना, इनको बस मारा जाता है, पब्लिकली इनको मार दिया जाता है, जनरली गिलोटिन से ही मारा जाता है। किंग लुइस 16 वाज अक्यूज ऑफ प्रिजन एंड सेंटेंस टू डेथ। जो किंग लुइस 16 थे, इनको एक्यूज ऑफ प्रिजन मतलब इनको दोषी पाया जाता है, और सेंटेंस टू डेथ मतलब इनको जो है मृत्यु दंड सुना दिया जाता है। यह अदालत किंग लुइस 16 को मृत्यु दंड का जो है फैसला सुनाती है, ठीक है। और ऑन जनवरी 21 1793 ही वॉज पब्लिकली एक्सिक्यूटेड। ये डेट आपको याद रखनी है। वैसे डेट शीट मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, बस इस लेक्चर के आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट डेट शीट्स हैं वो मिल जाएंगी। और अगर आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया भाई। He was publicly executed. Queen Mary Antoinette was executed shortly after. और कुछ दिन बाद ही मतलब जो राजा होता है उसको सबके सामने, लोगों के सामने जो है किंग लुइस 16 को, किंग लुइस 16 है ना, इसको सबके सामने मार दिया जाता है, सबके सामने मार दिया जाता है ना, मार देते हैं। और लेटर बाद में जो मैरी थी इसको भी मतलब सेंटेंस डेथ, इसको भी मृत्यु दंड दे दिया जाता है, सेंटेंस्ड डेथ, एक्सिक्यूटेड, ठीक है। फिर अब फ्रांस, अब फाइनली अब देखो यहाँ पे राजा, फ्रांस अब रिपब्लिक बन जाता है, ठीक है। मैं बताता हूँ। अब जो बेटा फ्रांस था वहां पे देखो अब किंग किंग खत्म हो चुका था, रॉयल फैमिली को मतलब एग्जीक्यूट कर दिया गया था, रॉयल फैमिली खत्म हो चुकी थी। अब फ्रांस में जो था लोगों का रूल था या कॉमन पीपल्स का रूल था, या फिर अब
ये तो खत्म हो जाता है, ठीक है, राजा। अब जो राजा खत्म होता है तो कौन इसमें आगे चल रहा था, मतलब कॉमन पीपल चल रहे थे आगे, जो जैकोबिन क्लब था वो सबसे टॉप पे था। और जैकोबिन क्लब का लीडर यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपेयर, वही जनरली जो मतलब किसी पॉलिटिकल ग्रुप का लीडर होता है, वही जनरली फिर कंट्री का लीडर बनता है, जो कि मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपेयर होता है ना, मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपेयर। हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में, इसके बारे में। तो 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस फाइनली रिपब्लिक मतलब घोषित कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है। नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है और द कन्वेंशन, जो नेशनल असेंबली होती है, जो उसको अब कन्वेंशन की तरह जाना जाने लगता है। इट एंडेड मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज रिपब्लिक। और ये जो कन्वेंशन है, इसने मोनार्की को खत्म किया, ठीक है, एंडेड मोनार्की, एंडेड मोनार्की, और फ्रांस को एज अ रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। अब जब फ्रांस पूरी तरह से रिपब्लिक हो जाता है, तो जो सारे लोग हैं, मतलब ऑल द मेंस अबव 21 कुड वोट रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। अब लोग वोट कर सकते हैं, मतलब अब लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा वेल्थ होगी बस वही वोट कर पाएगा। अब सारे मेंस जो है 21 के अबव वाले वो वोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या थी हम आगे जानते हैं। अब चालू होता है रेन ऑफ टेरर, हमारी एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जनरली क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आते ही हैं। रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर बेटा, ये रेन ऑफ टेरर जो मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपेयर का टाइम पीरियड है, या जितने टाइम पे वो रूल करता है, उसको हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम जानते हैं इस टॉपिक में। व्हाट वाज द रेन ऑफ टेरर? The period from 1793 to 1794 is called the Reign of Terror because there was extreme violence and strict control. इसको हम देखो, रेन ऑफ टेरर मतलब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो है बहुत मतलब वायलेंस एकदम अपने चरम पर था। कोई भी अगर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के विचार के खिलाफ जा रहा है या रेवोल्यूशन से उसको जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि ये रेवोल्यूशन के लिए खतरा हो सकता है, तो उसको सेंटेंस टू डेथ, मतलब उसको गिलोटिन कर दिया जा रहा है। मिस्टर गिलोटिन भाई हमारे, ये है मिस्टर गिलोटिन। रुको मैं बताता हूँ, दिस इज आवर मिस्टर गिलोटिन। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। Maximilian Robespierre led the government and punished anyone he saw as an enemy of the republic. वो जो भी रिपब्लिक का उन्हें एनिमी दिखता है, मतलब जो भी लोग ऐसे दिखते हैं उन्हें, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे रिपब्लिक कंडीशन के लिए खतरा हो सकता है, उसको वो मतलब पनिश करते हैं और जनरली सेंटेंस टू डेथ हो जाता है, मतलब उसको मृत्यु दंड ही दिया जाता है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सही कर रहे हैं क्योंकि फ्रांस ने इतना स्ट्रगल किया, रेवोल्यूशन किया, और फाइनली जाके जो है रिपब्लिक बना है ना, फाइनली जाके रिपब्लिक बना है। रिपब्लिक देखो, रिपब्लिक फ्रांस बन तो गया, मतलब अब जो है फ्रांस में क्या सिस्टम था, अभी तक फ्रांस के लोग अपना जो हेड ऑफ स्टेट है ना, मतलब जो हेड होता है कंट्री का, उसको डायरेक्टली नहीं चूज कर सकते थे। उसको कैसे चूज करते थे, जो एक्टिव सिटीजन थे वो 50,000 पीपल्स को इलेक्ट करते थे, फिर वो 745 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, ऐसा था है ना। लेकिन अब जो है वो चीजें चेंज हो गई, तो यही होता है ना रिपब्लिक, जहाँ पे लोग जो है, रिपब्लिक वही होता है ना जहाँ पे लोग फ्री होते हैं, मतलब लोग डायरेक्टली इलेक्ट हेड ऑफ स्टेट। तो अब यहाँ पे फ्रांस में ऐसा हो गया था, तो अब जो हेड ऑफ स्टेट है वो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो मतलब रॉबिन स्पेयर का ये सीन था, जिसको भी वो ऐसा देखता था कि हाँ ये हमारी रिपब्लिक नेशन के लिए खतरा है, उसको वो मतलब सजा देता था, पनिश करता था। Punishments and guillotines. Ex-nobles, clergy, and even people from his own party who disagrees with him were arrested and executed. अब बेटा यहाँ पे क्या सीन था ना,
जो पुराने नॉबल्स थे। आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ये अच्छा करा नॉबल्स के साथ, क्योंकि नॉबल्स ने भी इन लोगों के साथ बहुत ही अन्याय किया, अत्याचार किए, इन्होंने इन्हें सारी चीज़ों चीज़ों से वंचित रखा, इनको राइट्स नहीं दिए किसी चीज़ के, या बहुत कम चीज़ों के राइट्स दिए। लेकिन बेटा आप सोचो, फिर आप में फिर मतलब इस रिपब्लिक में और उस मोनार्की में क्या डिफरेंस रह जाएगा? बात आती है डिफरेंस की, विचारधारा की। अगर कोई इंसान बुरा कर रहा है और फिर आप भी वैसा ही कर रहे हो, तो आप में और उस बुरे इंसान में क्या डिफरेंस रह जाएगा? हमें ये डिफरेंस क्रिएट करके रखना है, इसीलिए हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश किया करो, ठीक है? हमेशा नहीं। एक्स नॉवेल्स क्लर्की एंड इवन ठीक है। तो जो पूरा मतलब नॉवेल्स थे, ठीक है, क्लर्कीज थे, पादरी, है ना, और जो उसके ओन पार्टी के लोग थे, है ना, ओन पार्टी मेंबर्स, उसके मतलब विचारों से डिसएग्री करते थे, डिसएग्री विथ हिम, वो इनको गिलोटिन कर देता था। गिलोटिन क्या होता था जनरली, ये देख सकते हो तुम लोग यार मैं बताता हूँ तुम लोग को। गिलोटिन जो है, अ, देखो ये कुछ ऐसा सिस्टम है ना, यहाँ पे एक ब्लेड लगी हुई है, इसमें से स्पाइक्स है, और यहाँ पे मतलब जिसको भी गिलोटिन करना है उसका सिर रखा जाता था, सिर बाहर कर दिया जाता था, और बाकी जो पोर्शन है बॉडी का वो पीछे रहता था, है ना, और फिर इसको गिरा दिया जाता था। मतलब एक बहुत ही दर्दनाक, ये बहुत ही मतलब हिस्ट्री में इसको बहुत दर्दनाक मतलब कह सकते हो, मृत्युदंड का जो मतलब यूज किया जाता था उसको देखा गया है, और लोगों के सामने ये चीजें होती थी, मतलब सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो एक था कुछ गिलोटिन, जो डिसएग्री करते थे उनके साथ ऐसा होता था। तो गिलोटिन वाज यूज्ड टू बीहेड पीपल, उनको मतलब उनका सिर धड़ से अलग करने के लिए यूज किया जाता था। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। जो इसको इन्वेंट करने वाले थे वो डॉक्टर गिलोटिन थे। नाम जनरली याद ही रहेगा, डॉक्टर गिलोटिन, गिलोटिन, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉज एंड रूल्स। अब जो मैक्सवेलियन रॉबर्ट्सपियर था, उसके टाइम में बहुत मतलब लॉज और रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, आपको मतलब उनको फॉलो ही करना है, अगर नहीं करते हैं तो आपका भाई गेम, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय। रॉबर्सपियर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड वेजेस एंड प्राइसेस। वेजेस मतलब किसको कितनी वेज मिलनी है, मतलब कितनी सैलरी मिलनी है, और किस चीज़ की क्या प्राइसेस होने वाली है, ये सारी चीज़ों को जो है मतलब कंट्रोल कर रहा था जो है रॉबर्सपियर, है ना। मतलब वेजेस एंड प्राइसेस ऑफ फूड्स, क्लॉथ्स। फूड्स में जैसे हमारे ब्रेड्स हो गए या व्हीट्स हो गए, है ना, ब्रेड्स, व्हीट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फूड और रेशन, लिमिटेड सप्लाई, मीट एंड ब्रेड एट फिक्स प्राइसेस। अब फूड जो है मतलब रेशन कर दिया गया, उसकी सप्लाई एकदम लिमिटेड कर दी गई, है ना, और जो मीट और ब्रेड थे, मीट और ब्रेड, उनके प्राइसेस को फिक्स कर दिया गया, मतलब अब उसकी प्राइसेस सेम रहेंगी, सबके लिए सेम रहने वाली है, ठीक है। पीजेंट्स हैड टू सेल देयर ग्रेन एट गवर्नमेंट प्राइसेस। अब जितने भी पीजेंट्स थे उनको जो है अपने ग्रेन्स, मतलब जैसे हम आजकल बेचते हैं ना अनाज, गेहूं, अगर हमारे खेत में उपज ज्यादा होती है तो हम कुछ खाने के लिए स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसको किसी बिजनेस मतलब जो ये खरीदते हैं व्यापारियों को, उनको बेच देते हैं, और हमें उसका मतलब अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो इसने ऐसा सेट किया कि जो ग्रेन्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही सेल करेंगे, आप इसे बिचौलिए को नहीं इसको सेल कर सकते। ये पहला हो गया। व्हाइट फ्लोर वाज बैंड एंड पीपल हैड टू ईट इक्वालिटी ब्रेड मेड होल ऑफ व्हीट। जो व्हाइट फ्लोर था उसको बैन कर दिया जाता है,
मतलब जो सफेद आटा था उसको बैन कर दिया जाता है, लोग इसको नहीं खरीद सकते ना बेच सकते, और लोगों को इक्वलिटी ब्रेड खाना है जो कि पूरी तरीके से व्हाइट जो कि पूरी तरीके से व्हीट से बना होगा, ठीक है। इक्वलिटी एंड स्पीच एंड रिलीजन। अब ये भी एक चीज थी, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मोंटेस्क्यू सर और मैडम या मैडम, एवरीवन हैज टू से सिटीजन या सिटोयन या सिटोयने। ये मतलब फ्रेंच वर्ड है अपना, ठीक है, तो इसको लेके ज्यादा टेंशन मत लेना। अब जो चर्चेस थे उनको बंद कर दिया जाता है और उसकी जो बिल्डिंग्स थी वो ऑफिसेज की तरह यूज होने लगती है, गवर्नमेंट ऑफिसेज की तरह, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है रेन ऑफ टेरर। अब रॉबस्पेयर का भी एंड होता है। देखो बेटा, जनरली अगर आप अत्याचार कर रहे हो या आप कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोई चीज कर रहे हो तो लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। लोग आपको क्यों ही पसंद करेंगे? तो रॉबस्पेयर का जो एंड है वो क्यों होता है? रॉबस्पेयर जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और उसके जो खुद के सपोर्टर्स होते हैं वो भी उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और फाइनली जुलाई 1794 में उसको भी गिलोटिन हो जाती है। मतलब देख रहे हो प्रभु की महिमा, उस वो खुद लोगों को गिलोटिन करता था, ठीक है। और गिलोटिन उसको खुद को हो जाती है, मतलब इट वाज अमेजिंग। तो ये कुछ था रॉबस्पेयर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक, ए डायरेक्टरी रूल फ्रांस। देखो अभी तक फ्रांस में क्या हुआ, राजा गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो नहीं चलता है। रॉबस्पेयर आता है, मतलब देखो, किंग जाता है ना, किंग गोन, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फेल हो जाता है, फेल। फिर रॉबस्पेयर आता है, फेल हो जाता है। इसका भी जितना भी मतलब रूल होता है वो फेल रहता है। अब हम देखने वाले डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, ये आती है क्या, मतलब ये ऐसा क्या करती है, ठीक है। The Jacobin government fell and the wealthy middle class took power। अभी तक क्या था, पहले जो पावर थी वो किंग के पास थी, ठीक है। उसके बाद पावर क्या कहाँ पे गई? अब पावर गई, जो मतलब जैकोबिन की गवर्नमेंट थी उसमें जनरली कॉमन पीपल्स थे, मतलब थर्ड स्टेट के गरीब लोग, एकदम कॉमन लोग। तो अब पावर उनके पास गई थी, वो भी फेल हो जाते हैं। अब फाइनली जो पावर है वो जाती है जो मिडिल क्लास के वेल्थी लोग थे, मतलब जिन्होंने स्लेव ट्रेड वगैरह करके बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर ली थी। अब पावर फाइनली इनके पास आती है। तो देखते हैं ये ऐसा क्या करते हैं, ये क्या चेंजेस लाते हैं ये। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड अलाउिंग ओनली प्रॉपर्टी ओनर्स टू वोट। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है कि जिनके पास प्रॉपर्टी है बस वही वोट कर सकते हैं और कोई वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इलेक्टेड टू मेक लॉज। दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जाते हैं जो कि लॉ को बनाएंगे, ठीक है। और यही जो जो दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनते हैं, यही बाद में 5 मेंबर्स का एक जो है एग्जीक्यूटिव ग्रुप, एक डायरेक्टरी को फॉर्म कर एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करते हैं। मतलब अगर मोटी मोटा मैं आपको बताऊं, देखो व्हाट इज दिस। तो जो है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जो काउंसिल्स है, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेलेक्ट होते हैं जो कि लॉ बनाते हैं, मतलब दो, ये देखो, ये वेल्थी कॉमन पीपल, क्या थी भाई स्पेलिंग वेल्थी की है, WEALTH, वेल्थी कॉमन पीपल, कॉमन पीपल। ये किसको इलेक्ट करते हैं?
2 मेंबर्स लेजिस्लेटिव, है ना, ये 2 मेंबर्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करते हैं। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो ये होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये फिर 5 मेंबर्स के ग्रुप को एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि डायरेक्टरी कहलाती है, ठीक है। 5 मेंबर ग्रुप, इसको डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं, देखो, ये जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, ये 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं ताकि कोई मतलब अनलिमिटेड पावर ना यूज कर सके। मतलब जैसे अगर 2 ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी होती, तो अगर मान लो ये अपनी पावर का अनलिमिटेड यूज करती है, तो या फिर जो 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी बनी है, वो अपने पावर का अनलिमिटेड यूज करती है, तो इसीलिए इन दोनों को ऐसा बनाया गया कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। क्रॉस चेक करने के लिए बनाया गया, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के काम में इतनी दखल अंदाजी देनी चालू कर दी, इतनी दखल अंदाजी देनी चालू कर दी कि ये भी फेल हो गया। हाँ, ये भी फेल हो गया। मतलब अभी तक देखो क्या क्या हुआ। किंग आया, फेल हो गया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्राफ्ट होता है, वो फेल हो गया। जैकोबिन गवर्नमेंट फेल हो गई। अपना ये जो डायरेक्टरी रूल है, ये भी फेल हो जाता है। देखते हैं। The directory was meant to prevent one person from having too much power. मतलब डायरेक्टरी इसलिए बनाई जाती है जिससे कि एक इंसान के पास बहुत ज्यादा पावर ना हो। However, the directory often clashed with the councils, leading to political instability. अब political instability आ जाती है। अब देखो बेटा, अगर कहीं भी किसी भी कंट्री में political instability आती है, तो जो बाहर के इन्वेडर्स होते हैं या जो पहले से घात लगा कर बैठे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है ना। उनके लिए एक जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि अब वो सत्ता को अपने हाथ में लें। जैसे कि हम अपने बगल के पड़ोसी मुल्क में देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। वहां पे कब तख्ता पलट हो जाए कोई पता नहीं रहता। वहां पे वहां का मतलब वहां के पीएम जो है कभी भी स्टेबल नहीं रहता। वहां पे कब तख्ता पलट कर दिया जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है, कब वहां पे मिलिट्री रूल आ जाता है। इट्स बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ फ्रांस में। अब देखो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, सारी चीजें फेल हो गई। अब इसका फायदा उठाता कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। और ये जो है एज अ मिलिट्री डिक्टेटर मतलब राइज करता है। इसके बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। और देखेंगे कि इसने बहुत सारी चीजें अच्छी भी की, ठीक है। लेकिन कुछ मतलब कुछ चीजें ये, जैसे स्लेवरी को दोबारा लेते आया, है ना। स्लेवरी बैन कर दी गई थी फ्रांस में, अभी आगे पढ़ने वाले। ये स्लेवरी को दोबारा लेते आता है। और फिर ये जब हारता है 1815 में, ये हार जाता है वाटरलू के वार में। तो फिर उसके बाद 15 साल तक फिर फ्रांस में जो है मोनार्की आ जाती है हल्की फुल्की। फाइनली फ्रांस जो है रिपब्लिक 1848 में होता है, जो फाइनल रिपब्लिक होता है। देखते हैं आगे। Despite these government changes, idea of freedom, equality, and fraternity continue to inspire people in France and in Europe. Did women have revolution? अब देखो, जो हमने अभी चर्चा की थी कुछ देर पहले, क्या वुमेन्स ने मतलब रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, या वुमेन्स का क्या रोल था, है ना। तो अब हम उसको देखते हैं। Women's actively participated in French Revolution, hoping for better rights and opportunities. वुमेन्स ने भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट तो किया था, ये सोच के किया था कि उनको भी मतलब राइट्स मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी रेवोल्यूशन के बाद, जब फ्रांस रिपब्लिक हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब मोनार्की बनेगी। लेकिन मोस्ट वुमेन फ्रॉम द थर्ड स्टेट वर्कड एज सीमिस्ट्रेस, लॉन्ड्रेस, मार्केट वेंडर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट्स। सीमिस्ट्रेस मतलब जो कपड़ा सिलने वाली औरत की तरह, लॉन्ड्रेस कपड़ा धुलने वाली औरत की तरह, मार्केट वेंडर्स जो मतलब मार्केट में घूम घूम के चीजें बेचती हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि मतलब किसी के घरेलू नौकर। हाँ भाई, घरेलू नौकर, ऐसा होता था फ्रांस में।
They had no access to education or job training except for daughters of wealthy families who studied in convents. बेटा, उनके पास मतलब उन्होंने देखो रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया इस उम्मीद से कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हमारी लाइफ में भी बदलाव आएंगे। लेकिन होता क्या है, उनको एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखा जाता है, जॉब्स की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जबकि वहीं पर जो नोबल्स थे या मतलब वेल्थी फैमिलीज थी, उनकी डॉटर्स कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ती थी। कॉन्वेंट स्कूल्स यानी कि जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, आप ये कह सकते हो अंग्रेजी में। Working women also had household responsibilities like cooking, fetching water and caring for children. अब जो घर की मतलब काम करने वाली औरतें होती थी, उनके पास और भी जिम्मेदारियां होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, जैसे कि खाना पकाना, पौधों को पानी देना, बच्चों का ध्यान रखना या पानी की व्यवस्था करना, घर में पानी लाना, ये सारी चीजें। और वुमेन्स को जो है ना बेटा, वेजेस मतलब एज अ मैन, मतलब जहाँ पे आदमी को अगर 30 रुपए मिल रहे हैं तो वुमेन को बस आप कह सकते हो 15 या 20 रुपए मिलते थे, मतलब कम वेजेस मिलते थे। काम उतना कर रहे हैं, दोनों काम उतना कर रहे हैं, लेकिन जो वुमेन की तनख्वाह है वो कम होती थी, मेन की ज्यादा होती थी, ये पार्शलिटी होती थी। To express their views, women formed around 60 political clubs and newspapers. अपने व्यूज मतलब इन सारी चीजों से परेशान होके वुमेन्स ने अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए और अपने जो है थॉट्स को रखने के लिए पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म किए और न्यूज़पेपर्स। द मोस्ट फेमस क्लब वाज सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये मतलब बहुत फेमस क्लब है, इसको आपको इसका नाम ध्यान रखना है, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। सिंपल सा नाम है यार, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, बस। They demanded equal political rights, including the rights to vote and hold government positions. बेटा, इनको सारी चीजें तो मिल गई थी, लेकिन अभी भी ये पैसिव सिटीजन्स में आती थी, इनको वोट करने की फ्रीडम नहीं थी, वोट नहीं कर सकती थी, है ना। और अब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है, जो बनाती है नेशनल असेंबली अपनी, उससे भी इनको निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि इनको बस पैसिव सिटीजन्स की तरह मतलब बोला जाता है, कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। लेकिन हालांकि कुछ मतलब इसमें पॉजिटिव चेंजेस भी रहते हैं, जैसे कि स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स। अब जो स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स। फादर्स कुड नॉट फोर्स डॉटर्स इनटू मैरिज, मतलब अब खुला एकदम छूट एकदम खुली, मतलब जो मैरिज के लिए जो उनके फादर्स हैं वो उनको फोर्स नहीं करेंगे। मैरिज बिकेम अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड डाइवोर्स वाज अलाउड। अब मैरिज जो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गई, अब कोई भी लड़की अगर किसी को डाइवोर्स देना चाहे तो वो दे सकती थी। वुमेन को ट्रेन फॉर जॉब्स, बिकेम आर्टिस्ट और रन बिजनेसेस। अब वुमेन को जो है वो जॉब के लिए ट्रेनिंग मिल सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी या बिजनेसेस चला सकती थी। और इसमें बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वुमेन है जिनका नाम है ओलंपी डिगूस, जो कि आपके एनसीईआरटी में सबसे नीचे ब्लू बॉक्स में उनके बारे में दिया गया है। उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वुमेन्स के मतलब थॉट्स को एग्जीक्यूट कराने में या इनके थॉट्स को सबके सामने रखने में। ये शायद से आई हैव, ये रहा, है ना। देखो पेज नंबर 19 में है, आपके एनसीईआरटी में सबसे नीचे है, द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपी डिगूस 1748 से 1793 तक, मतलब इनकी लाइफ पीरियड थी। Olympe de Gouges was one of the most important of politically active women in revolutionary France. ये ओलंपी डी गूज जो थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन आप कह सकते हो, मतलब ये पॉलिटिक्स में बहुत ही एक्टिव हुआ करती थी एज अ वुमेन। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जिसमें मैन के राइट्स को डिक्लेयर किया गया था। और एज अ सिटीजन जो है मतलब आम नागरिक के तौर पे जो वुमेन्स के बेसिक राइट हैं उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कराना चाहती थी, या कॉन्स्टिट्यूशन में वो हो जो एक वुमेन के बेसिक राइट्स होने चाहिए, ठीक है। इन 1791 में उन्होंने एक डिक्लेरेशन लिखा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा, विच ही एड्रेस टू क्वीन एंड टू द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो कि उन्होंने जो है फ्रांस की रानी को
और जो है नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको दिया, या उनको ध्यान में रखते हुए उसको लिखा, ठीक है, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट, मतलब वो इस पे ध्यान दें या उस पे कोई इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव स्टेप ले जिससे कि वुमेन्स की कंडीशन सुधर सके, ठीक है। Olympiacos criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club। अब देखो जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी ना बेटा, उसने जो वुमेन्स के क्लब्स थे उसको क्लोज करा दिया। उसका ये था कि नहीं नहीं, हटो हटो, बंद करो, बस हमारा ही रहेगा, हमें हमारा रहना चाहिए, और तुम लोग हटो, जाओ भागो, साइड हटो, तुम लोग की क्या जरूरत है क्लब की, तुम लोग को पार्टी की क्या जरूरत है, हमारी पार्टी है ना, हम देख रहे हैं सब कुछ, अब शांति से बैठी रहो। She was she was tried by the National Convention, which charged her with treason soon after. Since she was executed, और अंत में उनको भी मौत की सजा हो जाती है। However, during the reign of terror, women's clubs were banned and many women were arrested or executed। जैसे हम लोगों ने reign of terror मतलब मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर के पीरियड में देखा कि जो है वुमेन्स के क्लब वो बैन कर दिए जाते हैं, बहुत सारी वुमेन्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। देख रहे हो, ये मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर का पीरियड है ना। द फाइट फॉर वोटिंग राइट्स कंटिन्यूड फॉर अबाउट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्रीज, मतलब वुमेन्स को अपने वोट के लिए लड़ने में करीबन करीबन 200 साल लग गए थे। 200 साल बाद बहुत सारी कंट्रीज में इनको फाइनली ये राइट मिलता है कि हाँ अब ये वोट कर सकती हैं। वुमेन सफरेज मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी वर इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच वुमेन्स। अब जो वुमेन्स का सफरेज मूवमेंट था बहुत सारी जगहों पे हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में होता है, जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में 19th और 20th सेंचुरी में वो फ्रांस की वुमेन से इंस्पायर होता है। जैसे कि हमारे यहाँ ही पहले बेटा सती प्रथा था, मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को भी उसकी चिता पे जाके बैठना पड़ता था। ये बहुत ही बुरी बात है हमारे सिस्टम की, है ना। तो ये सारी चीजें एंड हुई। फ्रेंच वुमेन फाइनली won the right to vote in 1946। सोचो इन्होंने कब लड़ना चालू किया, इन्होंने लड़ना कब चालू किया, ये देखो। मतलब जो जैकोबिन क्लब जब बना था 1791, है ना, 1791 में इन्होंने लड़ना चालू किया और इनको फाइनली जो राइट मिलता है वो जाके मिलता है 1946। मतलब ये देख रहे हो गैप, इतना टाइम लग गया इनको लड़ने में अपने राइट्स के लिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, और लास्ट सेकंड टॉपिक है, बस कुछ देर में चैप्टर हमारे खत्म होने वाला है, ठीक है। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। On one of the biggest social changes by Jacobin government was ending slavery in French colonies। तो जैकोबिन गवर्नमेंट थी बेटा, उसके द्वारा एक मतलब बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप लिया गया था कि स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था। जो स्लेवरी थी मतलब उसको जैकोबिन गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश का मतलब एबॉलिश कर दिया था रिपब्लिक के लिए, ठीक है। और फ्रेंच कॉलोनीज इन कैरेबियन लाइक मार्टिनिक, Guadeloupe and San Domingo grew crops like sugar, coffee and tobacco। ये जनरली जो फ्रांस की कॉलोनीज थी कैरेबियन में, कैरेबियन मतलब ये हमारा अमेरिका हो गया, नॉर्थ साउथ, है ना। और यहाँ पे जो है कैरेबियन आइलैंड है, ये जो क्रिस गेल वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रांस है, ये रहा, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका है ना। बताता हूँ इसके बारे में आपको। तो जो है ये सारी क्रॉप्स है, शुगर, कॉफी, टोबैको, ये सारी चीजें यहाँ पे ग्रो होती थी अच्छे से। मतलब अब यूरोप में भाई ठंडी पड़ती है इतनी, कहाँ ही ग्रो होंगी, तो कैरेबियन आइलैंड में ये सारी चीजें ग्रो होती थी, ठीक है। यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू वर्क ऑन दिस प्लांटेशन सो लेबर्स वाज नीडेड। अब जो यूरोपियंस थे वो इन प्लांटेशन पे काम नहीं करना चाहते थे, मतलब अलग ही एक मतलब सीन चल रहा था। दिस लेड टू ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब देख तो बताता हूँ। फ्रांस में दो इम्पोर्टेंट सिटीज थी, बॉर्डेक्स और नेंटेस, ठीक है। यहाँ से जो फ्रांस या यूरोप के लोग थे ये जाते थे अफ्रीका, ये अफ्रीका है ना, वेट अ मिनट, ये अफ्रीका है, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है तो पूरा ही अफ्रीका, मतलब लेकिन जो होता, ठीक है।
तो फ्रांस में यहाँ से लोग जाते थे, क्योंकि फ्रांस के लोग जो है मतलब यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, जो प्लांटेशंस थे जहाँ पे मतलब टी कॉफी शुगर ये सब उगते थे, तो यहाँ पे जाते थे, यहाँ से स्लेव्स को खरीदते थे, यहाँ पे जाके बेचते थे, और फिर वो प्रॉफिट अर्न करके यहाँ पे आते थे, जिससे कि जो कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास, वो और ज्यादा अमीर हुआ था। हमने अभी जैसा कि पढ़ा था। तो दिस लेड टू ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। और इससे जो है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, आप अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, एक ट्रायंगल बनता है, अगर मतलब अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल बनता है, और इसी को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का नाम दिया गया है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जैसे ये रहा। तो बेटा जो सिटीज लाइक बॉल्डेक्स और नैंटीज थे, ठीक है, वो रिच होते हैं स्लेव ट्रेड की वजह से। अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं स्लेव्स को, फिर बेच रहे हैं, मत तो ये सारी सिटीज और अमीर होती जा रही हैं। मतलब ये खुद को जो है, टेक्नोलॉजी तो इनके पास थी, है ना, तो ये खुद को बहुत मतलब अपर क्लास समझते थे, ठीक है। जो यहाँ के लोग थे फ्रांस के, यूरोप के, ये जाते थे साउथ अफ्रीका, यहाँ से स्लेव्स को खरीदते थे, फिर यहाँ पे बेचते थे और यहाँ पे आते थे। तो इसकी वजह से ये जो सिटीज है ना, बोल्डेक्स और नैंटीज, ये अमीर होती गई, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं जनरली अफ्रीका के, इनको ऐसा मतलब ये ज्यादा काम करते हैं, ऐसा देखा जाता है, ऐसा पाया गया है, इनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होती है। तुम तो जानते हो भाई लौंडो, है ना। Cities like Boldex and Nantes became the rich because of the slave trade, जिसके कारण ये रिच हो जाती है। इन 18th century there was little opposition to slavery in France। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो आप शुरू होता है। 18th सेंचुरी में जो है थोड़ा बहुत जो है मतलब स्लेवरी थी, ठीक है, उसके खिलाफ थोड़ा बहुत अपोजिशन मतलब लोग अपोज करते हैं, है ना। जो नेशनल असेंबली होती है, वहां पे एक डिबेट होती है जनरली, नेशनल डिबेट इन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। लेकिन वो बस डिबेट ही रह जाती है, वो फाइनली लोग, अब देखो नेशनल असेंबली में कौन था, नेशनल असेंबली में थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स। अब इनको स्लेव्स की जरूरत पड़ती है, अगर इनके पास स्लेव्स नहीं रहेंगे तो इनका काम क्यों चलेगा। तो जो नेशनल असेंबली है उसमें स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए बस डिबेट ही होती है, बट डिड नॉट फाइनली abolish स्लेवरी। अब ये आखिर क्यों स्लेवरी को मतलब एबॉलिश नहीं करते, अब क्यों बंद नहीं करते, क्योंकि जो ये मतलब नेशनल असेंबली के लोग थे, इसमें जनरली थर्ड स्टेट के जो मतलब मर्चेंट्स थे या बिजनेसमैन थे, यही लोग ज्यादातर थे, रिच लोग, है ना। अब इसमें फिर हमारे पास बात आ जाती है कि अगर रिच हैं तो उनको नौकर तो चाहिए होगा, अगर कोई मर्चेंट है उसको नौकर तो चाहिए होगा, और अगर फ्री में मिल रहा है तब तो भाई और ही बात अलग बात है, अगर जिंदगी भर के लिए वो खरीद ले रहा है। और ये लोग यहाँ से बिलोंग करते थे, बोल्टेक्स और नैंटेस से, जिनके यहाँ पे प्लांटेशन थे, मतलब कैरेबियन आइलैंड में, उनको स्लेव्स की जरूरत होती थी, तो वो लोग भला क्यों ही बैन करेंगे स्लेवरी को। तो जो है 18 सेंचुरी में नेशनल असेंबली में बस डिबेट ही होती है, लेकिन स्लेवरी बैन नहीं किया जाता, फियरिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन प्रोटेस्ट कर सकते थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो बैन नहीं किया जाता है। ये टॉपिक हाईलाइट कर लिया, इसलिए बैन नहीं किया जाता है, बस डिबेट ही होके रह जाती है। लेकिन जब 1794 में द कन्वेंशन, अब कन्वेंशन जो क्या था हमने यहाँ पे पढ़ा था, बताओ बताओ कन्वेंशन क्या था, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। कन्वेंशन हमने पढ़ा था, अ न्यू गवर्नमेंट द कन्वेंशन, जो जब फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, राजा मर जाता है या मार दिया जाता है, और 1792 में 21 सितंबर को जो फ्रांस में जो नई रिपब्लिक गवर्नमेंट बनती है, उसमें जो कन्वेंशन होता है ना, जो कन्वेंशन के नाम से अब जाने जाने लगती है नेशनल असेंबली, वो फाइनली स्लेवरी को एबॉलिश करता है। लेकिन फिर अब अभी आपने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था, जब इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी स्टेट में,
तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो स्लेवरी को दोबारा मतलब इंट्रोड्यूस करता है प्लांटेशन वर्कर्स के मतलब प्लांटेशन ओनर्स के बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि उसको उससे डायरेक्ट फायदा रहा होगा, मतलब है जो है नेपोलियन को, ठीक है। स्लेवरी वॉज परमानेंटली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। अब स्लेवरी जो है फ्रेंच कॉलोनीज में परमानेंटली, है ना, मतलब हमेशा के लिए कब बैन होती है? 1848 में, ये डेट आपको याद रखनी है। फाइनली जो है स्लेवरी बैन होती है फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में। मतलब देखो, एक बार तो बैन, एक बार देखो बस प्रोटेस्ट होता है, इसके लिए डिबेट होती है कहाँ पे? नेशनल असेंबली में 1791 में, ठीक है। फिर 1792 में जो कन्वेंशन बनता है फाइनली, उसमें इसको बैन कर दिया जाता है, स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाता है। फिर 1804 में नेपोलियन आता है और वो स्लेवरी को दोबारा इंट्रोड्यूस करता है। नेपोलियन 1815 में जाता है। फिर 1815 में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे दोबारा फिर मोनार्की आ जाती है। फिर जो फाइनली फ्रांस रिपब्लिक होता है 1848 में होता है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये क्या थी? पॉलिटिक्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल ड्रेस, द लैंग्वेज दे स्पीक एंड द बुक्स दे रीड। पॉलिटिक्स लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है कि वो कैसा ड्रेस पहने या कैसी भाषा बोले या कैसी किस प्रकार की किताबें रीड करें। मतलब पॉलिटिक्स लोगों को इस चीज़ों पे मतलब कैसे इन्फ्लुएंस डाल सकती है इन सारी चीज़ों पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है हमारे मतलब यहाँ पे जो लोग थे उनके जीवन के एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। डेली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ चेंज, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ चेंज, बहुत सारे जीवन के जो मतलब तंज है या शैली है वो सारी चेंज हो जाती हैं। द न्यू गवर्नमेंट वांटेड टू ब्रिंग लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे लाइफ। और जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो लोगों की जिंदगी में या लाइफ में लिबर्टी लाना चाहती थी और इक्वालिटी, ठीक है। वन मेजर चेंजेस वाज द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। और इसमें जो है देखो ये तीन चीजें तो हुआ, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और मेजर जो है सेंसरशिप जो है एबॉलिश कर दी गई, ठीक है। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया जाता है। मतलब सेंसरशिप देखो जनरली बेटा क्या होता है ना, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन योर थॉट, योर ओन थॉट नहीं है, तो उसी को सेंसरशिप जनरली बोलते हैं। मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड प्लेस। मतलब अगर वो चीज़ आपको पब्लिश करनी है तो पहले आपको उसका जो हेड है उसको आपसे उसकी मतलब पुष्टि लेनी पड़ेगी। अगर वो हाँ बोलता है तभी उसको आप पब्लिश कर सकते हैं, नहीं तो आप पब्लिश नहीं कर सकते। तो इसी को हम सेंसरशिप बोलते हैं। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिकेम नेचुरल राइट। अब जब डिक्लेरेशन जो है राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन का जो है डिक्लेरेशन हो जाता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है एकदम नेचुरल राइट बन जाते हैं लोगों के। मतलब आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो सेंसरशिप से, ठीक है। सेंसरशिप भी जनरली इसी से लेना देना है इसका भी। जैसे कि चाइना में हमारे अभी भी सेंसरशिप शायद से है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि चाइना में सेंसरशिप ही है, क्योंकि वहाँ की जो मतलब जितनी भी न्यूज़ेस होती हैं वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के नहीं मतलब पास की जाती हैं। तो आप वहाँ से समझ सकते हो इस एग्जांपल से। बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स वर पब्लिश्ड फ्रीली एंड स्प्रेड अक्रॉस फ्रांस। अब जो है जित बुक्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, पैम्पलेट्स थे, ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब खुलेआम पब्लिश होती हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे होती है, मतलब है ना। तो वो सारी चीज़ें फ्रीली पब्लिश हो रही हैं। डिफरेंट ग्रुप्स यूज प्रिंटेड मटेरियल्स टू शेयर देयर व्यूज एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब बहुत सारे ग्रुप्स, नई सारी पार्टीज जो है प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटेड मटेरियल को शेयर कर रहे हैं लोगों के व्यू को बदलने के लिए, लोगों को चीज़ें समझाने के लिए या कोई इन्फ्लुएंस लोगों पे बनाने के लिए। पीपल कुड नाउ रीड अबाउट द इवेंट ऑफ द रेवोल्यूशन एंड फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। अब जो है जो रेवोल्यूशन अभी तक फ्रांस में हुआ, अब लोग उस रेवोल्यूशन को पढ़ सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल थी और अपने अपने ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे गिरा एंड फॉर्म देयर ओन ओपिनियन।
plays, songs and processions helped ordinary people understand ideas like liberty and justice. अब देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो तो होंगे ही ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनके लिए प्लेस, सॉन्ग्स, ये सारी चीजें हुई जिससे उनको समझाया गया कि लिबर्टी और जस्टिस क्या होता है, मतलब ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, या मतलब इनका हमारे जो है लाइफ में क्या बेनिफिट है, ठीक है। दिस अलाउड मोर पीपल इवन दोज हु कुडंट रीड टू एंगेज विथ रिवोल्यूशनरी आइडियाज। और इन सारी चीज़ों ने, जो लोग ऐसे थे जो कि पढ़ नहीं सकते थे, या तो अंधे रहे होंगे या तो फिर उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं होगा जीवन में, उन लोगों को भी रेवोल्यूशन में एंगेज करने के लिए मोटिवेट किया और उनके अंदर की जो आग थी उसको और मतलब जलाया, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारा ये चैप्टर एंड होता है और बस ये रहा। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। अब 1804 में, अभी तक देखो बेटा, 1789, 14 ऑफ जुलाई 1789 के पहले जो है फ्रांस में किंग था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर 91 में 1791 में नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, फिर जो है नेशनल असेंबली फॉर्म ही रहती है, फिर ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल आता है, फिर जो है मतलब ये जो मतलब मिडिल क्लास के अब लोग थे, अब उनका रूल आता है। और अब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली एम्परर बन जाता है फ्रांस का, जब स्टेट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ही कॉन्कर्ड मेनी यूरोपियन कंट्रीज एंड प्लेस्ड हिज फैमिली एज रूलर। इसने बहुत सारी कंट्रीज को जो है मतलब जीता और यूरोप में, और अपनी फैमिली को रूलर की तरह इम्पोज किया। He introduces new laws like protecting private property and a uniform measurement system. जनरली अभी तक यूरोप में क्या होता था कि अगर कहीं पे 1 किलो का मतलब जो है, अगर आपको 1 किलो गेहूं वेट करना है, तो 1 किलो वेट करने के लिए कहीं पे यूज किया जाता था इतना बड़ा जो है स्लैब या भट्टा जिसको आप कहते हैं हिंदी में, कहीं पे इतना बड़ा, कहीं पे इतना बड़ा, मतलब हर जगह ये चीजें अलग अलग थी। कहीं पे 1 लीटर दूध मेजर करने के लिए मतलब इतना बड़ा समझो ये यूज किया जाता था, ठीक है। और कहीं पे 1 लीटर जो है दूध अगर मेजर करना है तो वो इतना बड़ा मतलब ये इसको कंटेनर को यूज करते थे। अब ये आप डिफरेंस समझ सकते हो। तो इसने या फिर अगर कहीं पे 1 मीटर ये माना जा रहा है यूरोप में, और कहीं पे 1 मीटर इसको माना जा रहा था। तो जो नेपोलियन ने इसको एक मतलब यूनिफाई किया, मतलब ये सारी चीजें अब पूरे यूरोप में 1 मीटर इसी को माना जाएगा। अब 1 मीटर अगर मेजर करना है तो आपको ये आइडियल यूनिट या ये आइडियल लेंथ लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। और इसने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए नए लॉज बनाए और सिस्टम बनाए। एट फर्स्ट पीपल सॉ हिम एज अ लिबरेटर ब्रिंगिंग फ्रीडम। पहले तो इसको लोगों ने ऐसा देखा कि हाँ ये भाई हमारा मसीहा है, ये आ रहा है, ये देख सकते हो, ये है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, ये चेंजेस लाएगा, ये बहुत सारे बदलाव लाएगा, ये हमारे फ्रांस को बहुत आगे लेके जाएगा और ये लोगों को फ्रीडम देगा, ये सारी चीजें। लेकिन देखो फिर जो है लेटर हिज आर्मीज वर सीन एज इन्वेडर्स एंड ही वाज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। बाद में इसकी जो आर्मीज हैं या नेपोलियन को लोग एज अ इन्वेडर देखते हैं, जो कि लोगों को लूटता है और जाता है कहीं धावा बोलता है, उनको जीतता है दिस टाइप। और बाद में फाइनली वाटरलू में डिफीट हो जाता है। वाटरलू बेटा एक प्लेस का नाम है, ठीक है, अभी फिलहाल उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना, नेम ऑफ प्लेस। नेपोलियन रिफॉर्म स्प्रेड रेवोल्यूशनरी आइडियाज लाइक लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी अक्रॉस यूरोप। अब जो नेपोलियन का मतलब रिफॉर्म था ये, उसने पूरे यूरोप में लिबर्टी और इक्वालिटी डेमोक्रेसी के आइडियाज को स्प्रेड किया। पूरे यूरोप में ये सारी चीजें प्रचलित होने लगी, चलने लगी, ट्रेंड चलने लगा। दिस आइडिया हेल्प द फ्यूडल दिस आइडिया हेल्प्ड एंड फ्यूडल सिस्टम्स एंड इंस्पायर्ड फ्रीडम मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। अब देखो नेपोलियन का ये एक फायदा था कि इसने जो फ्यूडल सिस्टम के आइडिया को एंड कर दिया, एंड फ्यूडल सिस्टम आइडिया, और फिर दूसरा इंस्पायर्ड फ्रीडम वर्ल्ड वाइड, इंस्पायर्ड फ्रीडम वर्ल्ड वाइड।
वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब हमारे अब कंट्रीज के कुछ लीडर्स जैसे मतलब जो राजा थे या पुराने लोग थे 20th सेंचुरी के या 19th सेंचुरी, है ना, 20th सेंचुरी के जो लोग थे जैसे कि, या 19th सेंचुरी के भी, टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा और इनके बारे में भी आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वर इन्फ्लुएंस्ड बाय रेवोल्यूशनरी फ्रांस, फ्रांस के इस रेवोल्यूशन से वो लोग ये लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है, और इंडिया में भी इन चेंजेस को लाने के लिए एफर्ट्स डालते हैं। अब देखो बेटा, हम इस चैप्टर की जो है सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार। फाइनली अगर आपको जैसे झट मंगनी पट ब्याह वाला मतलब तुरंत ऐसे रिवाइज करना है तो आप इसको एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्यों होता है, इकोनॉमिक हार्डशिप, सोशल इनइक्वालिटी एंड स्पीकर डिसकॉन्टेंट। मतलब कि रेवोल्यूशन के जो कॉज होते हैं वो, पहला इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब आर्थिक तंगी होती है, जो सोसाइटी होती है वो इनइक्वल होती है, मतलब लोग अलग अलग डिवाइड होते हैं, कोई टैक्स दे रहा है कोई नहीं दे रहा है। फिर स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल, ठीक है, रेवोल्यूशन के कॉजेज हमने पढ़े। फिर बास्टिल का स्टॉर्मिंग हुआ, मतलब हम आते हैं जो है 14th ऑफ जुलाई 1789 पे, द रेवोल्यूशन बिगन विद अ सिंबॉलिक अटैक ऑन ट्रेनिनी। फिर राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, आइडियल्स, बहुत सारे डेमोक्रेटिक आइडियाज निकलते हैं, है ना। अब जैसे कि हमारी नेशनल असेंबली, फिर रॉबस्पेयर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर, द रेवोल्यूशन प्रमोट्स आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी और इनइक्वालिटी को बाद में अपना नेपोलियन भी प्रमोट करता है, ठीक है। एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, अब एब्सोल्यूट मोनार्की का पूरा खत्म हो जाना, द मोनार्की वाज डिसमेंटल्ड लीडिंग टू पॉलिटिकल चेंज और ग्लोबल इम्पैक्ट, द रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड अदर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। अब ये जो मूवमेंट है ना, रेवोल्यूशन है, ये बहुत सारे कंट्रीज के जो है मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे थे या डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रहे थे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग यहाँ से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा। इस चैप्टर के हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स, ठीक है। मैं बोल दूंगा कि टीम को कि ये जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहे हैं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो उसको, और क्वेश्चन वो आप देख सकते हो। कोई मतलब उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लोगे या आप लगा लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाने वाला है। उनके आंसर एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझो आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए यार, है ना। और उम्मीद करता हूँ तुम लोग को मजा आया होगा चैप्टर को पढ़ने में। ये चैप्टर जनरली बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, तो मैंने इंटरेस्टिंग वे में तुम लोग को पढ़ाया। आशा है तुम लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट में अपने डाउट्स छोड़ना, मैं खुद रिप्लाई करने वाला हूँ तुम्हारे डाउट्स का। तुम्हारे डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगा, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू बच्चों, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ जो कि हमारा हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।